अच्छा चलें, अब हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो असल में ना रफ़ीउल्लाह का 13th एडिशन का पीडीएफ अभी तक नहीं आया, तो ये है कि फिर पेजेस में मसला हो जाता है। ठीक है, तो हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। अब ये है कि अ 35-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद इनफर्टिलिटी, यूट्राइन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियम रिवील्ड एंडो एपिथीलियम एपिथीलियोइड और जायंट सेल्स द लाइकली कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे आप देखो कि इनफर्टिलिटी है, साथ में आपके पास यूट्राइन ट्यूब्स जौन सी है वो ब्लॉक्ड है, साथ में हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियम में आपको एपिथीलियोइड जायंट सेल्स मिल रहे हैं। तो जो एपिथीलियोइड जायंट सेल्स थे वो आपके पास किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक था? एपिथीलियोइड जायंट सेल्स में आपके पास क्या होता है? आपके पास टीबी होती है। व्हाट इज़ द बेस्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ डायग्नोज ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमास? तो जो ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमास होते हैं इसमें आपके पास क्या होता है? केजियस नेक्रोसिस होता है। सिनेरियो ऑफ टीबी, केजियस नेक्रोसिस इज सीन, डायग्नोस्टिक टेस्ट आस्क्ड। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपके पास क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपके पास पीसीआर होता है ग्रेटर देन एएफबीज, ग्रेटर देन केजियस नेक्रोसिस, ये हमने पढ़ा था ऊपर। टेस्ट फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी के लिए आप क्या करवाते हो? स्पूटम कल्चर के अंदर आपने एएफबीज देखने हैं। A 20-year-old female presented with cervical lymphadenopathy. Histological examination of lymph node reveals granuloma. A definitive diagnosis of TB in this case requires demonstration of AFB tissue specimen. ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है an old patient with weight loss, patches in lungs, hemoptysis, epithelioid cells. नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है? आपने AFBs करवानी है स्पूटम के अंदर। इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी, पेशेंट विद हैविंग TB। डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ टीबी, तो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन में आपके पास एएफपीज हो जाएंगे। अ बॉय केम फ्रॉम अफगानिस्तान विद डिस्चार्जिंग साइनस इन द लैटरल नेक रीजन विद नाइट स्वेट्स एंड फीवर। ठीक है, कल्चर में आपको कोई ग्रोथ नहीं मिली। विच नेक्स्ट कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर शुड बी डन, तो आपने बायोप्सी करनी है। बायोप्सी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपने जेड स्टेनिंग करनी है। अब जेड स्टेनिंग जौन सा आप किस चीज़ के लिए करते हो, कोई बता सकता है? जेड स्टेनिंग आप किस चीज़ के लिए करते हो? बिल्कुल, एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए करते हो। ठीक है, जेड स्टेनिंग आप एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए करते हो। और जेड स्टेनिंग के अंदर मैं अगर पूछूं कि मीडियम कौन सा यूज़ होता है, क्योंकि मुझे बता सकते हैं कि इसमें मीडियम कौन सा यूज़ होगा? जेड स्टेनिंग के लिए मीडियम कौन सा यूज़ होगा? एलजे स्टेन होता है। ठीक है, एलजे स्टेन होता है जो आप इसके अंदर आप सॉरी एलजे मीडियम होता है जो आप इसके अंदर यूज़ करते हो। एलजे मीडियम होता है, जेड एन स्टेन होती है। ठीक है, अब जो आपके पास एसिड फास्ट बैसिलाई होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो इस वजह से ये जो आपके पास नॉर्मल ईओसिन और बेजोफिल स्टेन्स है ना, वो उसके साथ ये स्टेन नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पेशलाइज स्टेनिंग चाहिए होती है जिसे आप जेड एन स्टेनिंग कहते हो, और इसमें आपके पास एलजे मीडियम जौन सा होता है ना वो यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, अगर तो वो डॉक्टर साहब डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछेगा ना, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास जौन सा है वो पीसीआर होगा, इज़ ग्रेटर देन एएफपी। अगर वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस पूछेगा तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जौन सा है ना, आपने स्पूटम कल्चर के ऊपर या स्पूटम एएफपी आ जाएगा। ठीक है, मीडियम डॉक्टर आमना आपके पास वो होता है ना कि लेट सपोज के आपने स्टेन करना है तो आपने कोई मीडियम के ऊपर ही करोगे ना स्टेन। ठीक है, तो वो मीडियम जौन सा है वो एलजे मीडियम होता है। ठीक है,
तो जैसे आप बीटा हेमोलिसिस करवाते हो, उसके अंदर आपके पास मीडियम क्या होगा, उसमें आपके पास ब्लड होता है, ठीक है। तो मीडियम अलग चीज़ होती है और जो स्टेन होता है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। फिर आपके पास ना आगे आ जाता है कि कहाँ पे थे हम, कि अ 20-year-old फीमेल विद, चलो ये तो हो गया था। AFB इज़ नॉन रेजिस्टेंस नॉन कैप्सुलेटेड ड्यू टू सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। फिर आपके पास आ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज लिम्फोसाइटोसिस। तो हाँ हाँ, कल्चर, स्पूटम कल्चर और AFB सेम सेम थिंग है, ऑलमोस्ट सेम थिंग है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज लिम्फोसाइटोसिस। तो लिम्फोसाइटोसिस आपके पास टीबी में होती है, ठीक है। टीबी जो सा इन्फेक्शन होती है इसमें आपके पास लिम्फोसाइटोसिस हो रही होती है। फिर आगे वो ये पूछ रहा है कि नेज़ल लीजन है, हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, साथ में AFB पॉजिटिव है, तो ये आपके पास क्या है, लेप्रेसी है। अब जो लेप्रेसी होती है ना, इसमें भी आपके पास जो एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं यही आपके पास लेप्रेसी करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो लेप्रेसी और टीबी जौन से होते हैं ना, एक ही फैमिली के जौन से होते हैं वो बैक्टीरिया से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास लेप्रेसी जौन सा होता है, लेप्रेसी के अंदर आपके पास जौन सा है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, ठीक है। लेप्रेसी के अंदर आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है और यहाँ पे आपके पास फिर आपको नेज़ल लीजन्स मिलेंगी, ठीक है। नाक के अराउंड या ऑर्बिट के अराउंड जौन सा ना आपको लीजन्स मिलेंगी, साथ में आपके पास हाइलर लिम्फ नोड्स भी इन्फेक्ट होंगे और एसिड फास्ट पॉजिटिव, एसिड फास्ट बैसिला जौन सा है वो पॉजिटिव होगा। अब मैन प्रेजेंटेड टू OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ लीजन नियर द ऑर्बिट ऑफ द आई, हिस्टोपैथोलॉजी शोज जाइंट लैंगहैन सेल्स। तो जाइंट लैंगहैन सेल्स भी आपको जौन सा है वो टीबी लेप्रे में मिलते हैं। अच्छा, ये पिछली बार भी ना क्वेश्चन आया था कि आप में से कोई बता सकता है लैंगहैन सेल्स, से उसने बता दिया है कि वो टीबी लेप्रे में मिलते हैं या फिर लेप्रेसी में मिलते हैं, जबकि लैंगरहैन सेल्स जौन से होते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि लैंगरहैन सेल्स कहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल, स्किन में आपको लैंगरहैन सेल्स मिलते हैं। इनिशियल टेस्ट टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रेसी, तो आपने इसमें नेज़ल स्क्रैपिंग का टेस्ट करवाना है, ठीक है। बिल्कुल, स्किन मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि जो इनिशियल टेस्ट होता है टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रेसी, तो लेप्रेसी में आपने नेज़ल स्क्रैपिंग करवानी है, ठीक है। नेज़ल स्क्रैपिंग टेस्ट करवाना है क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है। A patient presented with fever and cough since the last 1 month. Biopsy shows epithelioid cells and X-ray shows diffuse nodular opacities. तो आपके पास क्या डायग्नोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में ही आपको एपिथेलियोइड सेल्स मिलते हैं। फिर आपके पास आ रहा है कफ, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। चेस्ट एक्सरे पे आपको हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिल रही है, तो क्या डायग्नोसिस है, आपके पास टीबी आ गया। लो ग्रेड फीवर है, नाइट स्वेट्स है, हीमट यूरिया है, साथ में यूरिन के अंदर आपको RBCs मिल रहे हैं। यूरिन RE शोज 25 RBC पर HPF, अल्ट्रासाउंड अनरिमार्केबल है, ठीक है। तो लो ग्रेड फीवर है, नाइट स्वेट्स है, हीमट यूरिया है, तो ये आपके पास फिर रीनल टीबी हो जाएगा। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं टीबी की, वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास सेल बाउंड एंटीबॉडीज़ होती हैं टीबी के अंदर। टीबी आपको पता है कि ये एक एयरबोर्न इन्फेक्शस डिजीज़ है, ठीक है, एयरबोर्न होता है। फिर अ पर्सन टेकिंग एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स फॉर 2 months नाउ प्रेजेंटेड विद मॉडरेटली एलिवेटेड ESR। ये आपके पास क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास एक सुपर इम्पोज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब एक पेशेंट है, पेशेंट जौन से ना एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी ले रहा है 2 महीनों से, ठीक है। अब 2 महीनों से वो एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी तो ले रहा है, लेकिन अभी उसके साथ क्या हुआ है कि उसमें मॉडरेटली एलिवेटेड ESR मिल रहा है। अब जो ESR है ना, ये क्या है, ये आपके पास एक एक्यूट फेस रिएक्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास बुखार होता है या कोई एक्यूट इन्फेक्शन होती है तो उसमें आपके पास ESR बढ़ जाता है। अब ESR बढ़ने से ना आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कोई क्या इन्फेक्शन है या क्या है, लेकिन ESR एक मार्कर होता है फॉर इन्फेक्शंस, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शंस के लिए ESR एक मार्कर होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, लेकिन इट इज़ सेंसिटिव फॉर
एक्यूट फेज जो आपके पास इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई सुपर इम्पोज जो है ना एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अदर देन टीबी, जो कि आपके पास हुई है, ठीक है, उस टाइम पे। फिर आपके पास आ रहा है कि अ 50-year-old स्मोकर कंप्लेन्स ऑफ ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर, मलेज, चेस्ट उससे क्लियर है, एक्सरे पे आपको लेफ्ट एपिकल शेडो मिल रहा है, मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है, ESR 90 है, तो ये आपके पास टीबी होगा। अच्छा, अब ये जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है ना, ये वही आप जो बोल रहे थे ना कि ट्यूबरकुलिन टी टेस्ट, वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है या मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, वो टीबी के अंदर ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। और साथ में ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर है, ESR एलिवेटेड है, तो इस वजह से आपके पास टीबी है। फाइंडिंग ऑफ पल्मोनरी टीबी आपके पास क्या होती है? पल्मोनरी टीबी में आपके पास प्राइमरी फोकस इन पैरेन्काइमा होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स, तो ये आपके पास अगेन गॉन कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ ही बता रहा है, ठीक है, जो प्राइमरी टीबी की फाइंडिंग होती है। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट इन पेशेंट विद टीबी वुड बी। अच्छा, फिर आपके पास आ रहा है कि मोस्ट लाइकली नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो ये नेगेटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट आपके पास क्यों होता है? ये आपके पास इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की वजह से होता है। अब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में क्या होता है कि आप इस तरह की ड्रग्स दे रहे होते हो कि जो आपके इम्यून सब सिस्टम को सप्रेस कर रही हैं, और जो आपके पास मॉन्टॉक्स टेस्ट था, मॉन्टॉक्स टेस्ट किस चीज़ पर रिलाय कर रहा था? आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ऊपर रिलाय कर रहा था, CD8 सेल्स के ऊपर रिलाय कर रहा था। तो अब अगर आपने इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ली हुई है, तो तब जाहिर है फिर आपके पास मॉन्टॉक्स टेस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपके पास टीबी के अंदर अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्यों आता है? इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की वजह से आता है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है कि रिगार्डिंग पल्मोनरी टीबी व्हाट इज़ ट्रू। तो पल्मोनरी टीबी जो सा होता है ना, वो पोस्टीरियर सेगमेंट को ऑफ द अपर लंग लोब इन्वॉल्व करता है। टीबी को जो है ना ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब आप अभी लंग्स के एनाटमी पढ़ोगे ना, तो इसमें अभी आप देखोगे कि जो ये पोस्टीरियर सेगमेंट होते हैं ना अपर लंग लोब का, यहाँ पे आपके पास कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे इन्फेक्ट करता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है मैन वर्किंग इन द माइन केम विद हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, कफ, चेस्ट एक्सरे में आपको लेफ्ट एपिकल कंसोलिडेशन मिली है, मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये आपके पास टीबी है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। हाँ, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ये जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, PPD है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एक ही चीज़ों का नाम है, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी एक ही चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि टीबी जो सा है इजंट एक्यूट, तो ESR एलिवेटेड क्यों होता है? अच्छा, अब टीबी के अंदर भी आपके पास फेजेस होते हैं ना। टीबी के अंदर भी आपके पास फेजेस होते हैं, ठीक है। तो टीबी जौन सा है, ये इसमें बीच में एक्यूट फेजेस भी आ सकते हैं, और इसमें आपके पास जौन सा है वो डोरमेंट फेजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि टीबी हाल ही आप टीबी के अंदर एक क्रॉनिक फेज ही चल रहा हो, टीबी के अंदर भी आपके पास अक्यूट फ्लेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो तब आपके पास ESR एलिवेटेड होता है। और जो ESR होता है ना, ये आपके पास स्पेसिफिक नहीं होता कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, किसी कैंसर के अंदर भी आपके पास ESR रेज्ड हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शंस के अंदर, कैंसर्स के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ESR रेज्ड हो सकता है। तो ESR कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होती किसी डिज़ीज़ की, ठीक है। तो टीबी के अंदर भी आपके पास डोरमेंट फेजेस भी होते हैं, एक्यूट फेजेस भी होते हैं। तो टीबी में भी आपके पास ESR रेज्ड होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे उसके अंदर भी ESR रेज्ड होगा, वायरल इन्फेक्शंस में भी ESR रेज्ड होता है, साथ में कैंसर्स के अंदर भी ESR रेज्ड होता है। तो ESR जॉन से ना कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होती किसी भी चीज़ में, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन?
हाँ बिल्कुल, टीबी के साथ कोई और इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हुआ हो तो तब भी आपके पास ESR रेज होगा। तो ESR जॉनसन है, कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होती, मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर ये रेज हो सकता है। ये आपको ज़रूर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? चले आगे। चलें, फिर आपके पास आ जाता है कि अब जॉनसन एंटी टीबी ड्रग्स आ रही हैं, एंटी टीबी ड्रग्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना हमारे पास आइसोनियाज़िड आ जाता है। अब जो आइसोनियाज़िड है ना, आइसोनियाज़िड ने आपके पास क्या करवाना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवानी है और साथ में हेपेटाइटिस करवाता है, ठीक है। तो वैसे आप एक जनरल चीज़ याद रख लो कि जितने भी आपके पास एंटी टीबी ड्रग्स हैं ना, वो सारे के सारे लिवर को डैमेज करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो आइसोनियाज़िड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है फॉर लिवर डैमेज और ये हेपेटाइटिस करवा रहा होता है, ठीक है। साथ में इसका एक और साइड इफेक्ट क्या है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है, ठीक है। पेरिफेरीज के अंदर जो आपके पास माइलिनेशन होती है ना न्यूरॉन्स की, वो खराब करता है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा रहा है, साथ में हेपेटाइटिस करवा रहा है। आप याद कैसे रख सकते हो आइसोनियाज़िड को? आइस से याद रख सकते हो। अब आइस आप अगर पेरिफेरीज में लगाओगे तो आपको टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती है ना, तो यही टिंगलिंग सेंसेशंस आपके पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी होती हैं, ठीक है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या करते हो, आप पेरिडॉक्सिन यूज़ करते हो, विच इज़ विटामिन B6, ठीक है। फिर आपके पास रिफैम्पिसिन आ जाता है। जो रिफैम्पिसिन है, इससे आपके पास क्या साइड इफेक्ट होगा, रेड ऑरेंज कलर सिक्रीशंस होंगी। तो आर से रिफैम्पिसिन, आर से रेड सिक्रीशंस, ठीक है। और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। फिर आपके पास इथाम्ब्यूटॉल आ जाता है। ई से इथाम्ब्यूटॉल है, ई से आपने आई याद रखना है कि ये आई के साथ सिम्टम्स कॉज करता है। क्या सिम्टम्स कॉज करेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करेगा, साथ में कलर ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। और अगर ये ऐसा कर रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आपने इथाम्ब्यूटॉल की डोज जो सी है वो स्टॉप कर देनी है या रिड्यूस कर देनी है। साथ में अगर इसमें आपके पास रीनल इम्पेयरमेंट भी हो रही है तो तब भी आपने डोज को एडजस्ट करना है, ये कम कर देना है। फिर आपके पास पायरेजिनामाइड आ जाती है। अब जो पायरेजिनामाइड है ना, इसमें आपके पास क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, फोटोसेंसिटाइजेशन होती है और हाइपर यूरेसीमिया और गाउट होती है, ठीक है। तो पायरेजिनामाइड के साथ ना आपने ये हाइपर यूरेसीमिया और गाउट याद रखना है। यही हम अमूमन CPSP में वो टेस्ट करते हैं। आप किस तरह याद रख सकते हो कि आपके पास इसमें ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब क्रिस्टल्स को आप किस तरह याद रख सकते हो कि क्रिस्टल्स जॉनसन है पिरामिड शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पिरामिड शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये आपके पास ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, ये अंगूठे में जाते हैं, फर्स्ट टो के अंदर जाते हैं और ये गाउट करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टो में पेन होगी इसमें, ठीक है। साथ में गाउट के जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे वो सारे आपको मिलेंगे पायरेजिनामाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से। फिर आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ये आपके पास वेस्टिबुलर या 8 क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जौन सी होती है उसे डैमेज करती है, ठीक है। और ये अपने प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और इसमें आप ये फर्स्ट लाइन नहीं होती, ये आपके पास जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए तो तब आप फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हो, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। तो आपके पास बिल्कुल ये ऑटोटॉक्सिक भी होती है, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सेफ नहीं होती, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म। तो आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म के बगैर ही जौन सा है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। फिर आपके पास इथाम्ब्यूटॉल आ जाता है। इथाम्ब्यूटॉल इज एन एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ई से इथाम्ब्यूटॉल है, ई से आई है। तो ये आई के अंदर जाके ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है और साथ में कलर ब्लाइंडनेस करवाती है। अ पेशेंट टेकिंग मल्टीपल ड्रग्स टू ट्रीट हिज टीबी, नाउ ही इज़ अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड और लाइट। तो ये आपके पास रेड और ग्रीन लाइट्स के दरमियान वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो ये आपके पास कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, इथाम्ब्यूटॉल करवाएगी। ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर इशूज इन टीबी टेकिंग ATTs ड्यू टू इथाम्ब्यूटॉल। अ पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी डेवलप्स ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ब्लरिंग ऑफ विजन अगेन इथाम्ब्यूटॉल होगी। विच एंटी टीबी ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये इथाम्ब्यूटॉल होती है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल दोनों अलग अलग ड्रग्स होती है। ये अभी हम बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल का मैकेनिज्म जौन सा है वो आगे जाके पढ़ेंगे, अभी ये रहने दो, ठीक है। बाकी आप याद कर लो, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल अब आगे जाके पढ़ेंगे अभी कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं।
फिर आपके पास आइसोनियाजिड आ जाता है। जो आइसोनियाजिड होता है वो आपके पास दो चीज़ें करवा रहा था, एक हेपेटाइटिस करवा रहा था और साथ में दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा रहा था। आइसोनियाजिड इंड्यूस हेपाटिक इंजरी इंक्रीज बाय एन एसिटाइलसिस्टीन डिफिशिएंसी। तो अगर आपके पास एन एसिटाइलसिस्टीन की डिफिशिएंसी होगी ना, तो आपके पास जो आइसोनियाजिड हेपाटिक इंजरी है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर आपके पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन टीबी इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग विटामिन बी 6। तो विटामिन बी 6 जौन सा होती है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए आप यूज़ करते हो जो लोग आइसोनियाजिड ले रहे होते हैं। अब पेशेंट ऑन एटीटी पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस आप क्या दोगे, विटामिन बी 6 दोगे, इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। पेशेंट ऑन एटीटी ड्रग्स प्रेजेंट इन पेन एंड नीडल सेंसेशंस, तो आपने आइसोनियाजिड को स्टॉप कर देना है क्योंकि इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है और साथ में विटामिन बी 6 दे देनी है। फिर आपके पास रिफैम्पिसिन आ जाती है। पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी डेवलप रेड कलर यूरिन, तो ड्रग रिस्पॉन्सिबल कौन सी होगी, तो रेड कलर सिक्रीशंस आपके पास रिफैम्पिसिन से होती हैं। अच्छा, ये जो अगला पॉइंट है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में आता है कि अ फीमेल ऑन एंटी टीबी ड्रग्स यूजिंग ओसीपीज लेकिन स्टिल कंसीव्स। तो अब जो रिफैम्पिसिन है ना, अगर फीमेल जो सी वो रिफैम्पिसिन ले रही है, साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले रही है, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना उनका असर नहीं होता फिर, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि वो रिफैम्पिसिन साथ यूज़ कर रही थी, ठीक है। अ पेशेंट अंडरगोइंग टीबी कंप्लेंट्स ऑफ ऑरेंज पिंक डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, तो आपके पास रिफैम्पिसिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर आपके पास पैराजिनामाइड आ जाती है। अ पेशेंट ऑन एटीटी ड्रग्स डेवलप्स राइट बिग टो स्वेलिंग, तो ये आपके पास पैराजिनामाइड है। हाइपर यूरिसीनिया भी आपके पास पैराजिनामाइड की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी टीबी ड्रग्स कॉजिंग हाइपर यूरिसीनिया, तो पैराजिनामाइड होगा। वाई आर एंटी टीबी ड्रग्स गिवन इन कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन में आप क्यों देते हो, ताकि रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, टू डिक्रीज रेजिस्टेंस इमर्जेंस। यहां तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो? यहां तक सब कुछ क्लियर है? चले, फिर आपके पास आ जाता है विच एंटी टीबी ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक। अभी जो ऊपर वाली बात आई थी ना, अब हम उसे एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं कि जो आपके पास प्योरली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं ना, इनका क्या मतलब होता है कि ये ना आपके पास जो इस तरह नाम से याद रख लो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है ना, तो इसका क्या मतलब है कि इन्होंने जौन सा है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं उसे स्टैटिक फेज के अंदर ही रोक देती हैं, ठीक है। यानी कि अभी बैक्टीरिया जौन सा है ना वो एक्टिव नहीं है, वो स्टैटिक फेज में है और स्टैटिक फेज में ही वो उसे रोक देंगी ताकि वो स्टैटिक फेज में ही रहे, वो एक्टिव ना हो पाए, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है उनका क्या काम होता है कि वो स्टैटिक फेज के अंदर रोक देती हैं बैक्टीरिया को। जबकि जो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स होती हैं, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स का नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है। जो स्टैटिक होती हैं वो स्टैटिक फेज में रोकती हैं, जो बैक्टीरियासिडल ड्रग्स होती हैं वो बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया को मारती किस फेज में, जब वो रैपिडली डिवाइडिंग फेज में होते हैं ना, तब उन्हें वो मार देती हैं, ठीक है। तो ये आपने दोनों याद रख लेने हैं। फिर आपके पास जौन सा है जो प्योरली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं वो कौन सी होगी, इथाम्ब्यूटॉल होगी, ठीक है। इथाम्ब्यूटॉल कौन सी थी, वो आई वाली थी जो आई के अंदर मसले करा रही थी, ठीक है। तो इथाम्ब्यूटॉल जौन सी है वो स्टैटिक ड्रग है, जबकि जो प्योरली बैक्टीरियोसिडल ड्रग है वो आपके पास कौन सी आ जाती हैं, पायराजिनामाइड आ जाती है और रिफैम्पिसिन आ जाती है, ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं। आइसोनियाजिड जौन सी होती है ना, इसमें दोनों बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम करती है जो आइसोनियाजिड है। आइसोनियाजिड इज बैक्टीरियोसिडल फॉर बैसिलाइन रैपिडली डिवाइडिंग फेज, ठीक है। तो जो रैपिडली डिवाइडिंग फेज में बैक्टीरिया होंगे उनके लिए बैक्टीरियोसिडल है, जबकि आपके पास जो आइसोनियाजिड है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है फॉर बैक्टीरियन स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो ये आपके पास बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का डिफरेंस आ गया। चलें, एक सेकेंड मुझे दें। अब हमारे पास ना अगला पॉइंट आ जाता है कि जो मीज़ोथीलियोमास होते हैं,
मीज़ोथीलियोमास आपके पास किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? मीज़ोथीलियोमास आपके पास एस्बेस्टोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, अब मुझे कमिंग टू माय प्रीवियस क्वेश्चन अगेन, कोई मुझे बता सकता है कि जो एस्बेस्टोस होती है, एस्बेस्टोस का सोर्स क्या होता है? एस्बेस्टोस कहाँ से आती है? बिल्कुल, जो पुराने ज़माने की छतें होती थी ना, पुराने ज़माने में रूफिंग होती थी, आप जो पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स बनाते थे उनकी रूफ्स के अंदर ना आपके पास एस्बेस्टोस होता था। ठीक है, तो इंसुलेशन के लिए आप जॉनसन है इसके अंदर एस्बेस्टोस यूज़ करते थे। तो इसके अंदर ना अब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ, या जो बिल्डिंग्स गिराते हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, उनके अंदर ना ये एस्बेस्टोसिस जौन सा होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, अब एस्बेस्टोस जौन सा है ना, ये आपके पास दो चीज़ें करवाती है। एक तो ये मीज़ोथीलियोमा करवाती है, ठीक है, यानी कि जो मीज़ोथीलियम लंग्स के कवर कर रही होती है ना, उसका कैंसर करवाएगी। साथ में ये दूसरा क्या करवाती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी करवाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करवाती हैं, एक मीज़ोथीलियोमा और एक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अगर ये आपसे पूछ ले कि ज़्यादा स्पेसिफिक या ज़्यादा कॉमन क्या चीज़ है, तो वो आपके पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज़ ग्रेटर देन मीज़ोथीलियोमा। ठीक है, तो एस्बेस्टोस इज कोजिंग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा विच इज़ ग्रेटर देन मीज़ोथीलियोमा। ठीक है, लेकिन ये दोनों करवाती है। अच्छा, तो अब ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है, अगर कोई पूछ ले कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सबसे कॉमन कॉज है ना, वो आपके पास क्या होता है, स्मोकिंग। ठीक है, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सबसे कॉमन कॉज स्मोकिंग होता है। अगर वो ये पूछ ले कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का नॉन स्मोकर्स में सबसे कॉमन कॉज क्या होगा, तो नॉन स्मोकर्स में सबसे कॉमन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का कॉज होता है रेडॉन एक्सपोजर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो फिर आप जौन सा है ना एस्बेस्टोसिस चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब उसने ये बताया हुआ है कि मीज़ोथीलियोमा आपके पास एस्बेस्टोस के साथ एसोसिएटेड होती है, एस्बेस्टोस आपके पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के साथ भी एसोसिएटेड होता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सबसे कॉमन कॉज क्या है, स्मोकिंग है, और स्मोकिंग आपके पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करवा रही है। फिर आपके पास आ रहा है कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री या ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा। अगर एग्जैक्टली उसने बोला हो कि कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वर्कर है या ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा पूछा हुआ है, तो ये आपके पास फिर एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। कोल माइनिंग, साथ में आपके पास सैंड ब्लास्टिंग आपके पास सिलिकोसिस करवाती है। ठीक है, अब अगर वो कोल माइनिंग और सैंड ब्लास्टिंग दोनों है तो तब आपने सिलिकोसिस चूज़ करना है। लेकिन कोल माइनर्स के अंदर आपके पास सबसे कॉमन कंडीशन कौन सी होगी, कोई मुझे बता सकता है? कोल माइनर्स में आपके पास क्या होता है? कोल माइनर्स में ना आपके पास नीमोकोनियोसिस होता है। ठीक है, नीमोकोनियोसिस जौन सा होता है वो कोल माइनर्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर आपके पास कोल माइनिंग और साथ में सैंड ब्लास्टर दोनों आ जाए तो तब आपके पास जौन सा सिलिकोसिस आपने चूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नहीं नहीं, सार्कोइडोसिस नहीं होगा, ये नीमोकोनियोसिस होगा। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद बता रहे हैं नीमोकोनियोसिस होगा। डॉक्टर अनम, एंथ्राकोसिस तो एंथ्रैक्स से होता है ना। एंथ्राकोसिस का, एंथ्राकोसिस आपके पास ऑक्यूपेशनल तो नहीं है, ये तो आपके पास एंथ्रैक्स से हो रहा है। ठीक है, तो एंथ्राकोसिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये आपके पास एंथ्रैक्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से एंथ्राकोसिस होता है। मैं रेडॉन वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये देखें कि आपके पास जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है ना, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सबसे कॉमन कॉज क्या है, स्मोकिंग। ठीक है, अगर आपके पास नॉन स्मोकर्स में पूछ ले, नॉन स्मोकर्स में आपके पास सबसे कॉमन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का क्या कॉज होता है, तो वो आपके पास फिर रेडॉन एक्सपोजर होता है। ठीक है, और अगर वो पूछ ले कि ऑक्यूपेशनल या कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के साथ अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो रहा है
तो वो फिर आपके पास एस्बेस्टोस एक्सपोजर होगा, ठीक है। तो नॉन स्मोकर्स में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सबसे कॉमन कॉज इज रेडॉन। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का ओवरऑल सबसे कॉमन कॉज या स्मोकर्स में सबसे कॉमन कॉज आपके पास स्मोकिंग आ जाएगा। और अगर वो पूछ ले कि ऑक्यूपेशनल एसोसिएटेड है या फिर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के साथ है तो फिर आपके पास फिर एस्बेस्टोसिस आ जाएगा, ठीक है। चले फिर हम आगे चलते हैं। अ पेशेंट वर्क्स इन डेमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, डेवलप डिस्निया। चेस्ट एक्सरे में आपको डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिल रहा है। आयरन स्टिंग्स और बीड अपेयरेंस मिल रही है, तो ये एस्बेस्टोसिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या हिंट्स मिल रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कि पेशेंट है वो डेमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स करता है, तो ओल्ड बिल्डिंग्स की डेमोलिशन के अंदर हमें एस्बेस्टोसिस मिल जाएगा, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनमें रूफ्स में इंसुलेशन के अंदर आपके पास जौन सी है वो एस्बेस्टोस यूज़ होती थी। फिर उसने बताया भाई कि चेस्ट एक्सरे में आपको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिल रही है। डॉक्टर अनम ये ना अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, ये जो आप बता रहे हो ना कि कार्बन डेपोजिशन होती है, तो हाँ ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें ना जो कोल के साथ कार्बन जो होती है ना, कार्बन डेपोजिशन, वो कोल से ज़्यादा जौन सी है ना आपके पास जो इस तरह के इलाकों में रह रहे होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो जौन से ना कार्बन डेपोजिशन होती है उन लोगों में, ये आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ पे फ़िलहाल फोकस करते हैं कि ये देखो कि आपके पास ना एक तो ओल्ड बिल्डिंग्स की डेमोलिशन हो गई, दूसरा आपके पास क्या हो गया कि इसमें डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। तो फाइब्रोसिस अब आपके पास क्या होता है कि जो लंग का फंक्शनल टिश्यू होता है ना, फंक्शनल टिश्यू आपके पास समझो वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो जो फंक्शनल उसकी कैपेसिटी होती है ना लंग्स की, वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ना आपके पास डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल स्कारिंग होगी या फाइब्रोसिस होगी लंग्स की। साथ में आपको ना आयरन स्टेन्ड स्ट्रिंग और बीड अपेयरेंस मिलती है, ठीक है। ये जो आयरन स्टेन्ड स्ट्रिंग और बीड अपेयरेंस है ना, ये भी आपके पास स्पेसिफिक है फॉर एस्बेस्टोसिस। जबकि जो फाइब्रोसिस है ना, फाइब्रोसिस ज़रूरी नहीं है कि हाल ही एस्बेस्टोसिस में ही हो, जितनी भी आपके पास ऑक्यूपेशनल रिलेटेड लंग इंजरीज है ना, सारों के अंदर फाइब्रोसिस आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ओल्ड बिल्डिंग्स की डेमोलिशन और साथ में आयरन स्टेन स्ट्रिंग और बीड अपेयरेंस, तो ये आपको एस्बेस्टोसिस में मिल जाएगा। फिर आपके पास आ रहा है 59-year-old कंस्ट्रक्शन वर्कर हैड हिस्ट्री ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंसी इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन, तो आपके पास मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मीजोथीलियोमा होता है वो एस्बेस्टोसिस के साथ रिलेटेड होता है। फिर आपके पास आ जाता है फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू लीक विद लेयर्स ऑफ मीजोथीलियम, तो आपके पास मीजोथीलियम जो सा होता है वो इफेक्ट हुआ है, तो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, लंग होगा, लंग के साथ ही आपके पास मीजोथीलियम एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अगला भी यही पॉइंट है। फिर आगे आ रहा है 70, चले अभी जो आप वो बात कर रही थी ना वो शायद इसमें अब क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है रॉक क्रशर डेवलप्ड हाइलर लिम्फोडेनोपैथी। बायोप्सी में आपको बायफ्रिंजेंट पार्टिकल्स मिलते हैं, तो ये आपके पास क्या डायग्नोसिस बन रहा है, सिलिकोसिस बन रहा है, ठीक है। अब ये इतना सारे पॉइंट्स हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं। एस्बेस्टोसिस जो सा होता है इज़ फ्रॉम द रूफ, ठीक है। तो एस्बेस्टोसिस आपके पास रूफ के अंदर होता है ना, तो ये आपके पास इफ़ेक्ट कहाँ पे करता है, बेस ऑफ लंग्स या लोअर लोब्स को इफेक्ट कर रहा होता है। अब ये जितने भी आपके पास ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है ना, वो सारी की सारी आपके पास जौन सी हैं वो अपर लोब्स को इफेक्ट करती हैं, सिवाय एस्बेस्टोसिस के। जो एस्बेस्टोसिस है ना, ये आपके पास वाहिद वो डिजीज़ है जो लोअर लोब्स को इफेक्ट करेगी, और ये आती कहाँ से, रूफ से आती है। फिर आपके पास सिलिका और कोल आपके पास बेस से आते हैं, और ये आपके पास रूफ को या अपर लोब्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास एस्बेस्टोसिस आ रहा है। जो एस्बेस्टोसिस है वो आपके पास शिप बिल्डिंग, रूफिंग, प्लम्बिंग के साथ होता है एसोसिएटेड। ये लोअर लोब्स को इफेक्ट करता है, और इसमें आपके पास लंग कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मीजोथीलियोमा। फिर आपके पास बेरिलियोसिस आ जाता है।
बेरिलियोसिस जो सा होता है ना, ये बाकी मैंने बताया था जितने भी हैं वो सारे अपर लोब्स को इफेक्ट करेंगे, तो बेरिलियोसिस भी अपर लोब को इफेक्ट करता है। ये आपके पास बेरिलियम एक्सपोजर के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि आपको एरोस्पेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेरिलियोसिस है और बिसिनोसिस है, इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो बेरिलियोसिस है ना, ये आपके पास एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, बेरिलियम के एक्सपोजर के साथ मिलेगा। जो बिसिनोसिस है वो मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है वो किन में होता है? बिसिनोसिस कोई बता सकता है कि चैट बॉक्स में कि वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? अच्छा, अब ये जो बेरिलियोसिस है ना, ये आपके पास ग्रैनुलोमेटस होता है हिस्टोलॉजी में, इसलिए ओकेजनली आपके पास ये रिस्पॉन्सिव होता है टू स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो जो बेरिलियोसिस है ये आपके पास स्टीरॉइड्स के साथ रिस्पॉन्सिव होगा। फिर आपके पास बिल्कुल कॉटन इंडस्ट्रीज़ में होता है, ठीक है। जो बिसिनोसिस है वो आपको कॉटन इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा। फिर आपके पास कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस आ जाता है, सॉरी एंथ्रेकोसिस आ जाता है। अब जो एंथ्रेकोसिस है ये आपके पास इनहेलेशन होती है ऑफ कार्बन डस्ट, इंडेमिक होता है इन अर्बन एरियाज, जिसमें कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। एंथ्रेकोसिस आपके पास कार्बन डस्ट की इनहेलेशन की वजह से होता है, ये इंडेमिक होता है अर्बन एरियाज़ में, इसमें कोई हार्म नहीं होता। हाँ वो शुगर बाकी आएंगे, सारे सारे आएंगे अभी। फिर आपके पास कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस होता है। जो कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस होता है ये आपके पास अपर लिम्स को इफेक्ट, अपर लोब्स को अगेन इफेक्ट कर रहे हैं। और जो कोल वर्कर नीमोकोलियोसिस है वो आपके पास कोल डस्ट की इनहेलेशन की वजह से होता है, विच कंटेन्स बोथ कार्बन एंड सिलिका। इससे आप जौन सा है ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास सिलिकोसिस आ जाता है। अब जो सिलिकोसिस है ना, वो आपके पास क्या करता है, अपर लोब्स को इफेक्ट कर रहा होता है। ये आपके पास ग्लास मैन्युफैक्चरर, स्टोन कटर्स और सैंड ब्लास्टिंग माइंस के साथ एसोसिएटेड होता है। इट इज़ थॉट दैट सिलिका मे डिस्टर्ब फेगोलाइसोसोम्स एंड इम्पेयर मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब जो सिलिका होता है ना, ये आपके पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो उन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी होती है ना, उससे डिस्टर्ब करता है। इसीलिए जो सिलिकोसिस होता है ना, ये टीबी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो जिससे सिलिकोसिस होगा उससे आगे जाके टीबी भी होता है, ठीक है। तो सिलिकोसिस इज एसोसिएटेड विद टीबी। और इसमें आपको एक्शियल कैल्सिफिकेशन मिलती है ऑफ हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। आपको इसमें एक्शियल कैल्सिफिकेशन मिलेगी हाइलर लिम्फ नोड्स की, ठीक है। तो ये टेबल आपने अच्छी तरह कर लेना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? कॉटन के साथ डॉक्टर साहबा वही होती है, बिसिनोसिस ही होती है। बिसिनोसिस कॉटन फैक्ट्री, जो कॉटन फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं ना, वो आपके पास बिसिनोसिस होती है। अच्छा डॉक्टर फरहान, इस तरह है कि अभी ना ये हम दोबारा से जब सारा कुछ कर रहे हैं ना, इसमें जब सेल का आएगा तो सेल के अंदर ना हम ये सारी चीज़ें कर लें, सेल में जो चीज़ें रह गई हैं ना वो हम दोबारा से कर लेंगे, क्योंकि स्केड्यूल ना आज चेंज हो गया था। तो इस तरह है कि अभी हम स्केड्यूल के साथ ही चलते हैं, तो ये चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। जी बिल्कुल डॉक्टर नफीस, एंथ्रेकोसिस को आप ब्लैक लंग्स भी कहते हैं, आप सही कह रहे हो। एंथ्रेकोसिस में भी ब्लैक लंग होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली होती है ना ब्लैक लंग डिजीज़, वो आपके पास कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस होता है, ठीक है। कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में आपके पास, उससे आप ब्लैक लंग डिजीज़ कहते हो, क्योंकि जो एंथ्रेकोसिस होती है ना, इसमें कार्बन डस्ट बिल्कुल जमा तो होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जो स्पेसिफिकली आप ब्लैक लंग डिजीज़ कहते हो ना, वो आप कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस को कहोगे, ठीक है। और ये जो आप सारे क्वेश्चंस कह रहे हो ना, कि जैसे
एक्सरे पे कॉयल लाइट लीजन मिलती है, और फिर जो कॉटन फैक्ट्री वर्कर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो सी आगे अभी आएंगी, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये अभी आगे सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। चले आज के लिए इतना ही करते हैं। आज ये आप जितना हमने किया हुआ ये एक बार अच्छी तरह कर लो, फिर हम कल जॉनसन है फिर दोबारा से लंग्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और तो किसी को कोई सवाल नहीं है? चलो, अच्छा। टीबी के अंदर ना आपको कॉइन लाइक लीजन मिलता है, बिल्कुल टीबी के अंदर आपको कॉइन लाइक लीजन मिलता है, ठीक है। ये अभी आगे जाके ना आएगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट एज इट इज़ एमसीक्यू आएगा आगे जाके, तो ये आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल मिलता है। एक सेकंड मुझे स्केड्यूल देखने दो। यार गाइस, बात ये है कि स्लो होने का कोई मसला नहीं है वो, क्योंकि ना अभी ज़्यादातर ये है कि ज़्यादातर लोगों का ना पहली बार है, ठीक है। तो पहली बार अगर आप अच्छी तरह कर लेते हो ना रफ़ीउल्लाह, तो आगे जाके आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी यही एम होना चाहिए कि पहली जो रीड है ना, पहली रीड के अंदर आप 60 से 70% ना कर लो, यह आपको रिटेन हो जाए, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ना हम तेज़ी तेज़ी से करेंगे, और आगे जाके हम दो दो तीन तीन चैप्टर्स एक दिन में हमें करने होंगे, ठीक है। तो ये है कि अभी आपको ज़्यादा रिटेन होना चाहिए, बाद में जाके हम जब स्पीड में पकड़ेंगे तो फिर जौन सा है ना आपको 60 से 70% जौन सा है वो फिर हम कोशिश करेंगे वो 80 से 90% रिटेन हो जाए। और जब हम फिर तीसरी रिवीजन करेंगे तो तीसरी रिवीजन में हमने कोशिश करनी है कि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से हो जाए, ठीक है। तो पहली बार में जौन सा है ना आपने बेशक आप काम करो, लेकिन अच्छी तरह आपने करना है, ताकि पहली बार जौन सी ना रफ़ीउल्लाह अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। तो आपने वो परेशानी होना, वो हमने इकट्ठे करना है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी जितना आज किया ये आपने एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना है, ताकि छोटा छोटा हम करके पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।